प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको भारतीय चिंतक श्री दादा भाई नौरोजी के बारे में, उनके आर्थिक विचारों के बारे में विस्तृत रूप से समझाऊंगी। सामान्य जीवन परिचय। दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को बम्बई के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता पालनजी दौरदी एक गरीब पारसी थे। गरीब पिता का गरीब पुत्र विलक्षण बुद्धि को लेकर पैदा हुआ था। बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। इतनी विपरीत परिस्थितियों को देखते हुए कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि नौरोजी जैसा अभावग्रस्त बालक बाद में भारतीय राष्ट्रीयता का जनक बन बैठेगा। नौरोजी की उच्च शिक्षा एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई में हुई थी। अपनी विलक्षण बुद्धि के कारण वे हमेशा कक्षा में प्रथम रहे। प्रोफेसर ओलेवा उनको प्रॉमिस ऑफ इंडिया कहा करते थे। वह भारत के प्रथम गणित शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त हुए और वह ऐसे प्रथम भारतीय थे जो इंग्लैंड में भारत के लिए संसद के सदस्य चुने गए थे। वे प्रथम भारतीय थे जो राजकीय वित्त आयोग के सदस्य नियुक्त हुए थे। वे ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्होंने भारत के लिए स्वयं शासन की मांग की थी। उनके ऊपर गांधी जी के विचारों का गहरा प्रभाव था। 1856 में वे लंदन के कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए और 10 साल तक उन्होंने वहीं कार्य किया। लंदन में रहकर उन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना की। इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य भारतीय छात्रों को एकत्रित करके भारत की समस्याओं पर विचार करना तथा समस्याओं को हल करने के उपाय ढूंढना था। 1901 में उनकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हुई, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 1916 में बम्बई विश्वविद्यालय ने उनको डॉक्टर ऑफ लॉ की भी उपाधि प्रदान की। ऐसे थे दादा भाई नौरोजी। आर्थिक विचार। दादा भाई नौरोजी के आर्थिक विचार। आर्थिक विचार उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में मिलते हैं। इस प्रकार प्रमुख आर्थिक विचारों का हम एक एक करके विश्लेषण करेंगे। गरीबी की समस्या। नौरोजी के आर्थिक विचारों का केंद्र भारत की गरीबी थी। नौरोजी ने अपनी आंखों से भारत को निर्धन होते हुए देखा था। देश में अशिक्षा और निर्धनता की बाढ़ आ गई थी। नौरोजी ने अनुभव किया कि इस कुव्यवस्था का मुख्य कारण ब्रिटिश शासन व्यवस्था थी। उन्होंने एक अध्ययन से सिद्ध कर दिया कि भारत के नागरिक की औसत आय 20 रुपया प्रति वर्ष है, जबकि उसका खर्चा 34 रुपये है। मजदूरी की दरें संसार के शेष राष्ट्रों से कम हैं। उन्होंने अपने लेखों में लिखा कि देश में रोजगार देने की कोई विशेष योजना नहीं है।
देश में लाखों लोग बेरोजगार हैं। देश के आर्थिक विकास की चिंता ब्रिटिश शासन को नहीं है। वो तो उल्टे देश में निर्धनता को स्थायी रूप देना चाहते हैं। नारोजी ने लिखा कि रेल उद्योग में अंग्रेजों को लगाया गया है। बहुत थोड़े से भारतीय लोग निम्न स्तर का काम कर रहे हैं रेलों में, और जो भी रेलों से आय प्राप्त होती है वो ब्रिटिश कोष में जमा कर लिया जाता था। और रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी इंग्लैंड में रहते थे और उनका बहुत मोटा वेतन था। और रेल से जो आय प्राप्त होती थी वो भारत के आर्थिक विकास में व्यय नहीं किया जाता था, बल्कि प्रशासनिक खर्चों में लगा दिया जाता था। अतः जो भारतीय रेल हैं उनसे लाभ अंग्रेजों को मिल रहा था और विदेशी ऋणों का संपूर्ण भार भारत के ऊपर था। नारोजी का विचार था कि भारत की आर्थिक स्थिति को देखते हुए देश में ऐसी योजनाओं को अपनाया जाना चाहिए जिनसे भारत की गरीबी और बेरोजगारी को सदा के लिए मिटाया जा सके। दूसरा, निर्धनता के कारण। भारत की निर्धनता के कारणों की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा कि प्रति वर्ष देश से पर्याप्त मात्रा में भारतीय पूंजी इंग्लैंड को भेज दी जाती है। भारत का रुपया भारत में खर्च नहीं हो पाता, जिसके कारण भारत दिन प्रतिदिन खोखला होता जा रहा है। भारतीय उद्योगपतियों की संख्या बहुत कम थी। विदेशी उद्योगपतियों की नीति शोषणवादी थी। इस प्रकार उस समय की राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण भारत की निर्धनता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। प्रवाह का सिद्धांत, इसको निष्कासन सिद्धांत भी कहते हैं। द ड्रेन थ्योरी। जो ड्रेन थ्योरी थी वो उनकी पुस्तक का केंद्र बिंदु कहा जा सकता है। उसके अनुसार देश के नागरिकों तथा उद्योग धंधों पर भारी करारोपण करके जो आय प्राप्त की जा सकती थी वे उस आय को इंग्लैंड भेज देते थे। यदि अंग्रेज इस रुपए को देश में व्यय करते तो उसे देश के नवनिर्माण पर खर्च करते तो देश में धन का वितरण होता। नारोजी ने अनुमान लगाया कि सन 1900 तक भारत की आय में से 200 लाख पौंड अधिक धन बाहर जा चुका है। ऐसी दशा में पूंजी का निर्माण कैसे हो सकता है? नारोजी का मत था कि स्वदेश से विदेशों को होने वाले धन के प्रवाह से देश को दो प्रकार से हानियां हो रही हैं। एक तो पूंजी में निरंतर कमी और दूसरा उद्योग धंधों के विकास का अवरुद्ध हो जाना। वह अंग्रेजों की इस नीति के कटु आलोचक थे, जिसका उद्देश्य भारत का शोषण करना था। अतः नारोजी भारत के लिए ऐसी व्यवस्था लागू करना चाहते थे जिससे देश की आय का उपयोग देश में ही किया जा सके। चौथा आर्थिक विचार था ब्रिटिश शासन की आलोचना। ब्रिटिश संसद में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की आलोचना की कि कंपनी भारत के व्यापार को समाप्त करने पर तुली हुई है। समय समय पर उन्होंने भाषणों तथा लेखों में इस बात को स्पष्ट किया कि अंग्रेज महत्वपूर्ण पदों पर अपने लोगों को लगाकर भारत की उपेक्षा कर रहे हैं। भारत की प्रशासन व्यवस्था में भारतीयों को अधिकाधिक स्थान दिए जाने चाहिए। भारत की गरीबी उन्मूलन के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि भारतीयों के वेतन भत्तों का भुगतान करने के लिए
दोनों देशों के बीच एक अनुपात निश्चित कर देना चाहिए। दूसरा, अंग्रेजों को भारत में बहुत ऊंचे वेतन दिए जाते हैं, अतः उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन नहीं दी जानी चाहिए। उनका सुझाव था कि भारत पर समुद्री मार्ग से आक्रमण नहीं हो सकता है, अतः भारतीय नौसेना पर जो व्यय होता है उसको भारत से वसूल नहीं किया जाना चाहिए। पांचवा, भारत की राष्ट्रीय आय। नौरोजी प्रथम भारतीय नागरिक थे जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना और उसके विस्तार के बारे में अपने विचार दिए। नौरोजी के समय राष्ट्रीय आय के आंकड़े द इंडियन इकोनॉमिस्ट में प्रकाशित होते थे। इन आंकड़ों के बारे में नौरोजी कहते थे कि ये कई दृष्टियों से त्रुटिपूर्ण थे। नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अपना अनुमान दिया था। उन्होंने कहा कि 1867 से 70 के बीच के वर्षों में बम्बई प्रेसिडेंसी में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, जबकि एक व्यक्ति को जीवित रखने के लिए 34 रुपये की आवश्यकता थी। भारतीयों को उतना अनाज और कपड़ा नहीं मिल पाता जितना एक सामान्य अपराधी को दिया जाता है। यदि उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए तो इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उस समय आज के समान विकसित गणना विधियों के न होते हुए भी नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की गणना का जो कार्य किया वह बहुत सराहनीय है। धन्यवाद।